स्रोतों और तथ्यों पर आधारित इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और उतने ही जटिल कानूनी तकरार पर बात करने वाले हैं। ये टकराव है, एक तरफ किसी देश के अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरे अधिकार और दूसरी तरफ दुनिया के पर्यावरण को बचाने की उसकी जिम्मेदारी के बीच का। आइए इस इंटरनेशनल लीगल बैलेंसिंग एक्ट को डीकोड करते हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम इन 6 बिंदुओं पर नजर डालेंगे। पहला, मूल कानूनी संघर्ष। दूसरा, सीमा पार प्रदूषण आखिर है क्या। तीसरा, ट्रेल स्मेल्टर मामले की मिसाल। चौथा, राज्यों के क्या कर्तव्य हैं। पांचवा, नियम टूटने पर दायित्व और समझौते। और आखिर में, आज के दौर में इस सब की क्या अहमियत है। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर चलते हैं, मूल कानूनी संघर्ष, जहां हम अधिकारों और जिम्मेदारियों के संतुलन को समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के बिल्कुल सेंटर में एक गहरा विरोधाभास छिपा है। एक तरफ देखा जाए तो हर देश का अपनी जमीन और अपने संसाधनों पर पूर्ण अधिकार है, जिसे सॉवरेन राइट्स कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक कड़ी सच्चाई ये भी है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी हमारा इकोसिस्टम किसी देश की राजनीतिक सीमा को नहीं मानता। नदियां 2 देशों के बीच बहती हैं और हवा सरहदों पर नहीं रुकती। इसी टकराव को सुलझाने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी ने 1972 में स्टॉकहोम प्रिंसिपल 21 की स्थापना की। इसने एक फंडामेंटल नियम तय किया। नियम ये था कि राज्यों को अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने का पूरा हक है, पर साथ ही उन पर यह सुनिश्चित करने की ठोस जिम्मेदारी भी है कि उनकी किसी भी गतिविधि से दूसरे देशों को नुकसान न पहुंचे। एक तरह से ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कंडक्ट का गोल्डन रूल बन गया। और इस ऐतिहासिक कदम के ठीक 20 साल बाद यूनाइटेड नेशंस ने रियो प्रिंसिपल 2 के जरिए इसी संतुलन की दोबारा पुष्टि की। इसने इस बात को पक्का कर दिया कि ये बस एक पुराना नियम नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे मजबूत आधार है। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, सीमा पार प्रदूषण। आखिर क्या होता है जब ये संतुलन बिगड़ता है और नुकसान सरहद पार कर जाता है। कानूनी जार्गन से हटकर बिल्कुल आम भाषा में सोचें तो सीधी सी बात यह है कि प्रदूषण को किसी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन का मतलब है कि एक देश के अंदर होने वाली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उसके पड़ोसी देश के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर रही है। प्रदूषण पैदा कहीं और हो रहा है और उसका खामियाजा कोई और भुगत रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। इसके असर बेहद वास्तविक हैं। चाहे वो एक देश से उड़ी हुई प्रदूषित हवा हो, 2 देशों से होकर बहने वाली नदी में केमिकल कचरे का मिलना हो, समुद्री प्रदूषण हो, या फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का बड़ा संकट, ये सब इसी के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यहीं पर कानूनी रूप से नो हार्म प्रिंसिपल सामने आता है। ये एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, जिसका अर्थ है कि ये किसी एक ट्रीटी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आम कानूनी प्रथा है। इसके मुताबिक हर राष्ट्र को सक्रिय रूप से ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे दूसरों को होने वाले किसी भी भारी पर्यावरणीय नुकसान को रोका जा सके। ये कोई सलाह नहीं, एक अनिवार्य कर्तव्य है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, ट्रेल स्मेल्टर मिसाल। इस अमूर्त कानून को वास्तविकता में कैसे लागू किया गया, उसकी बात करते हैं। इसे समझने के लिए हिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस केस देखना होगा। अमेरिका और कनाडा के बीच हुआ ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय जवाबदेही का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस केस में हुआ ये था कि कनाडा के एक स्मेल्टर प्लांट से निकलने वाले धुएं ने बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था। और इस मामले में जो हिस्टोरिकल फैसला आया, उसने सब कुछ बदल दिया। इसने एक सॉलिड नियम तय किया कि कोई भी देश अपनी टेरिटरी को एक ढाल की तरह यूज करके पड़ोसी देश को चोट नहीं पहुंचा सकता। यानी आपकी जमीन आपका अधिकार जरूर है, पर वहां से दूसरों को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस आपको नहीं मिलता। अब चौथा हिस्सा, राज्यों के कर्तव्य और आधुनिक नियम पुस्तिका। इस पुरानी मिसाल के बाद आज के मॉडर्न दौर में किसी देश से क्या उम्मीद की जाती है। आज के समय में इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक सख्त सीक्वेंशियल चेकलिस्ट की तरह देखा जाता है। अगर कोई देश बॉर्डर के पास कोई हैजर्डस प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो उसे ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहले नुकसान को रोकने की कोशिश, पड़ोसियों के साथ सहयोग और सलाह मशवरा, किसी भी खतरे की तुरंत सूचना देना, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का आकलन करना, और अगर फिर भी नुकसान हो जाए तो उसका मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन देना। इन सभी स्टेप्स के कोर में एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यू डिलिजेंस, यानी उचित तत्परता। इसका सीधा सा मतलब है कि एक देश को किसी भारी नुकसान को शुरू में ही रोकने के लिए हर संभव और रीजनेबल उपाय करने होंगे।
केवल कानून की बातें करना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। 5वां हिस्सा, दायित्व और समझौते। अब सवाल उठता है कि जब कोई देश इन नियमों को तोड़ता है तब उसके परिणाम क्या होते हैं। जब कोई ब्रीच होता है तो अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही 3 स्टेप्स में आगे बढ़ती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम उस नुकसानदायक गतिविधि को तुरंत रोकना। दूसरा, इस बात की ठोस गारंटी देना कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और तीसरा, जो भी नुकसान अब तक हो चुका है उसके लिए बराबर कॉम्पेंसेशन देना। और वक्त के साथ साथ इन परिणामों को लागू करने वाले ग्लोबल एग्रीमेंट्स और भी व्यापक और स्ट्रिक्ट होते गए हैं। 1972 के स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से सफर शुरू हुआ, 1992 में रियो डिक्लेरेशन और UNFCCC ने इसको आगे बढ़ाया और आखिर में दुनिया 2015 के पेरिस एग्रीमेंट जैसे मजबूत समझौते तक पहुंची। चौथे और आखिरी हिस्से में देखते हैं इसकी आधुनिक प्रासंगिकता। आज की वास्तविकता में ये कानून कैसे काम करते हैं। आज ये मुद्दा सिर्फ किसी पुरानी फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाले धुएं तक सीमित नहीं है। आज के दौर में ये कानून जलवायु परिवर्तन से निपटने, साझा नदियों के जल प्रबंधन, समुद्री प्रदूषण को रोकने और ट्रांसबाउंड्री हैजरस वेस्ट को मैनेज करने की सबसे पहली और सबसे जरूरी डिफेंस लाइन बन चुके हैं। और इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भारत की अप्रोच देखना भी बेहद दिलचस्प है। भारत एक तरफ सॉवरेन इक्वालिटी का समर्थन करता है और साथ ही कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी CBDR का एक मुख्य चैंपियन भी है। इसका मतलब बहुत क्लियर है, पर्यावरण को बचाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी जरूर है, पर विकसित और विकासशील देशों की क्षमता अलग है, इसलिए उनका योगदान भी अलग अलग होगा। पर नुकसान ना पहुंचाने की ड्यूटी सब पर लागू होती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय नियम सिर्फ किताबों में धूल नहीं खा रहे। वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम और MC मेहता जैसे लैंडमार्क केसेस में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन ग्लोबल पर्यावरण सिद्धांतों को सीधे तौर पर राष्ट्रीय कानून में उतारा है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ग्लोबल रूल्स ग्राउंड रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो इस पूरे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ के ढांचे का अल्टीमेट गोल क्या निकल कर आता है? एक ऐसी दुनिया में सहयोग और सुरक्षा बनाना जहां का इकोसिस्टम किसी देश के नक्शे पर खींचे बॉर्डर को नहीं जानता। ये पूरी कोशिश संप्रभुता और पर्यावरण की जिम्मेदारी के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए आज के विशाल संकटों को देखते हुए एक बेहद गहरा सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। क्या संप्रभुता के ये परंपरागत टूल्स और सिद्धांत सच में पर्याप्त हैं? खासकर तब जब सामना जलवायु परिवर्तन जैसी एक ऐसी चुनौती से हो जिसके लिए कोई सरहद होती ही नहीं। इस प्रश्न पर विचार करना हमारी पृथ्वी के भविष्य के लिए बेहद अहम है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।